प्यारे बच्चों, आज हम 1 मार्च 2025 को संपन्न हुए हाई स्कूल गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 822 BW के खंड बा के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। अब हम देखते हैं सबसे पहले खंड बा वर्णात्मक प्रश्नों को। देख रहे हैं जिसका पहला प्रश्न दिया है, क्या सभी भाग कीजिए का नंबर सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो देख रहे हैं प्रश्न एक का इसमें हमको सिद्ध करना है कि 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं, माना 6 माइनस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास के रूप में सिद्ध करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है और परिमेय मानकर चलेंगे कि माना 6 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 माइनस रूट 2 बराबर P अपान Q, जहां P और Q परस्पर अविभाज्य पूर्णांक हैं, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखें ऐसी स्थिति में यदि P अपान Q का हम पक्षांतर कर लेते हैं 6, देख रहे P अपान Q पक्षांतर करेंगे माइनस में मिलेगा, तो 6 माइनस P अपान Q बराबर अंडर रूट 2। तो यहाँ पर देख रहे 6 एक पूर्णांक है और P और Q को हमने एक परिमेय संख्या माना है। चूंकि 6 एक पूर्णांक है और P बटे Q को हमने एक परिमेय माना ही है, पूर्णांक परिमेय संख्या होता ही है, तो 6 और P अपान Q परिमेय संख्याएं हैं। दो परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव परिमेय संख्या होता है, इसलिए 6 और P अपान Q का अंतर परिमेय संख्या होगा, अर्थात कह सकते हैं कि 6 माइनस P अपान Q, अर्थात 6 माइनस P अपान Q एक परिमेय संख्या है, और देख रहे हैं 6 माइनस P अपान Q बराबर ही रूट 2 के दिया है, इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका अर्थ है कि हमारी परिकल्पना असत्य है, अतः हमारी कल्पना असत्य है और हमने कल्पना की थी कि 6 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है और ये हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, देख रहे यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 के खा को। देखें प्रश्न नंबर 1 के खा में दिया है, क्या x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ है। हमको x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। देख रहे जैसे अगर हम अक्ष के रूप में दर्शाएं तो इसमें देख रहे एक बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक 2 कामा माइनस 5, देख रहे 2 और माइनस 5, ये हमारा चौथे चतुर्थांश में बिंदु मिलेगा। इसको नाम हम ए दे देते हैं, निर्देशांक है 2 कामा माइनस 5 और दूसरा बिंदु है माइनस 2 कामा 9, देख रहे दूसरे चतुर्थांश में आएगा। दूसरा बिंदु दिया है माइनस 2 कामा 9, देख रहे माइनस 2 ऊपर की तरफ 9 की सीध में, ये मान लीजिए बिंदु बी है और जिसका निर्देशांक दिया है माइनस 2 कामा 9। प्रश्न कह रहा है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर बिंदु P है जिसका निर्देशांक k कामा 0 है, तो इस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से दूरियां समान हैं, अर्थात PA बराबर PB, ये कंडीशन दी है। इसकी सहायता से हमको P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। देख रहे प्रश्नानुसार PA बराबर
पी बी, देख रहे हैं पी ए बराबर पी बी है, इसलिए इनका स्क्वायर कर दिया जाए तो पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर मिलेगा। आप देख रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो के माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस देख रहे हैं 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर पी बी के माइनस माइनस देख रहे हैं प्लस हो जाएगा, के प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे, देख रहे हैं होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर देख रहे हैं 4 माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर के प्लस 2 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस देख रहे हैं माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 81, के स्क्वायर दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, 4 भी देख रहे हैं दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से -4 के प्लस 25 बराबर देख रहे हैं 4 के प्लस 81 के वाले पदों को यदि हम एक और कर लें, देख रहे हैं -4 के पक्षांतर करेंगे तो -4 के बराबर 81 माइनस 25, देख रहे हैं -4 के मिलकर के -8 के बराबर 81 से 25 घटाएंगे, देखिए 11 से 5 घटा 6 और 7 से 2 घटाएंगे 5। इस प्रकार से के बराबर 56/-8, 8 सत्ते 56, देख रहे के बराबर -7, ये के का मान मिल जाता है। अतः एक्स अक्ष पर बिंदु, अतः एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, देख रहे हमने के 0 माना था, के का मान -7 मिला तो -7, 0 एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु होगा जिसकी दी हुई दोनों बिंदुओं से दूरियां समान होंगी, अर्थात दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का गा भाग। देखिए प्रश्न नंबर 1 के गा में दिया है क्या बिंदुओं -2, और बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ए और बी दो बिंदु दिए हैं जिसमें ए का निर्देशांक देख रहे हैं -2, 2 और दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक 2, 8। क्या इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, देख रहे हैं ये दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले देख रहे हैं ये 3 बिंदु, इनका नाम हम पी क्यू आर दे देते हैं। इनसे देख रहे हैं 4 बराबर भागों में रेखाखंड ए बी बढ़ जाता है। सबसे पहले हम पी को अगर देखें तो देख रहे हैं पी से इस साइड का भाग 1 और के अनुपात में मिलेगा, और देख रहे हैं बी की तरफ का 1, 2, 3 तो इधर का अनुपात 3 का मिलेगा, अर्थात बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 1 और 3 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो यदि मान लिए जाए बिंदु पी के निर्देशांक x, y हैं तो देख रहे हैं पी का निर्देशांक मिलेगा, पी के निर्देशांक बराबर देख रहे हैं इसके लिए फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस फार्मूले में हम मान रख देंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 मिलेगा। m1 का मान देख रहे हैं 1 है, गुणे x2 देख रहे हैं 2 है, प्लस m2 का मान 3 गुणे x1 देख रहे हैं -2 बटे m1 प्लस m2 अर्थात 1 + 3 m1 y2 तो 1 गुणे 8 प्लस m2 y1, m2 देख रहे हैं 3 है, गुणे y1 2 बटे 1 + 3। सरल कर लेंगे, देख रहे हैं सरल करने पर 1 और 2 का गुणनफल 2, फिर देख रहे हैं -3 दुनाई 6 बटे 3 + 1 4 8 1 8 प्लस 3 दुनाई 6 बटे 4। इस प्रकार से देख रहे हैं 2 - 6 तो -4 बटे 4, 8 6 14 बटे 4 देख रहे हैं 4 से 4 काट देंगे 1 मिल जाएगा, 2 दुनाई 4 2 सत्ते 14। इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक, अतः P के निर्देशांक मिल जाते हैं देख रहे हैं -1, 7 बटे 2। इसी प्रकार हम Q का निर्देशांक निकालेंगे तो देख रहे हैं Q का निर्देशांक, Q के निर्देशांक
देख रहे क्यू के निर्देशांक के लिए अगर देखें, इधर के दो भाग और दोनों तरफ के दो दो भाग हैं, अर्थात क्यू 2:2 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु मिलेगा। क्यू को अगर देखें, ये रेखाखंड को 2 और 2 के अनुपात में विभाजित करेगा, 2:2, इसका मतलब मध्य बिंदु। देख रहे हैं दोनों ओर से मध्य बिंदु है, दो भाग इधर हैं, दो भाग दूसरी तरफ है, तो क्यू हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक मिलेगा। तो इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे y1 प्लस y2/2। आप देख रहे हैं मान रख देते हैं x1 देख रहे हैं -2 प्लस x2 2 है बटे 2 कामा y1 2 प्लस y2 8/2। सरल कर लेंगे, 2 - 2 देख रहे हैं 0 और 0/2 कोई भी संख्या देख रहे हैं 0/2 और 8 2 10/2। सरल करेंगे 2 पंचे 10। इस प्रकार से Q का निर्देशांक देख रहे 0,5 मिलता है। अब हम तीसरे बिंदु R के निर्देशांक लिखेंगे। R में यदि देखें तो 1 2 3, इस साइड का अनुपात देख रहे हैं 3 का मिलेगा और दूसरी ओर का अनुपात 1। R दोनों बिंदुओं को 3 और 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करेगा। तो R के निर्देशांक देख रहे R के निर्देशांक बराबर बनेंगे m1 x2। तो m1 का मान देख रहे हैं 3 मिलेगा गुणे x1 -2 प्लस m2 1 आएगा इंटू x1 देख रहे m1 x2 हमारा +2 था, m1 x2 प्लस m2 x1 -2 है बटे m1 प्लस m2 अर्थात 3 + 1 कामा m1 y2 देख रहे हैं 3 है गुणे y2 का मान 8 प्लस m2 1 है और y1 देख रहे हैं 2 बटे 3 + 1। इसको हम सरल कर लेंगे। सरल करने पर देख रहे हैं 3 दूनाई 6 देख रहे हैं 3 दूनाई 6 और प्लस माइनस का गुणा माइनस हुआ 2 × 2 बटे 3 + 1 4 8 × 24 प्लस 2 बटे 4। देख रहे हैं सरल करेंगे 6 - 2 4/4 और 24 2 26/4। सरल करते हैं देख रहे हैं 4 × 1 4 2 दूनाई 4 13 दूनाई 26। इस प्रकार से बिंदु R के निर्देशांक देख रहे हैं 1, 13/2 अर्थात R का निर्देशांक 1, 13/2। अतः A और B को 4 बराबर भागों में बांटने वाले A और B को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक देख रहे बिंदुओं के निर्देशांक में पहला बिंदु देख रहे हैं मिला P का निर्देशांक -1, 7/2, दूसरा बिंदु 0, 5 और तीसरा बिंदु 1, 13/2 है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए आशा है कि आप प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है घ नंबर के सिद्ध कीजिए कि √1 + sin थीटा अपान √1 - sin थीटा = sec थीटा + tan थीटा। यह हमको सिद्ध करके लाना है। देख रहे हैं इस प्रश्न की हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का घ दिया है। लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं इसकी है √1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा। देख रहे हैं ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए हम हर की संयुग्मी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं 1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा। हर की संयुग्मी हर देख रहे हैं 1 - sin थीटा, संयुग्मी बनेगी 1 + sin थीटा। इसका अंश और हर दोनों में गुणा करने पर देख रहे हैं 1 + sin थीटा से यदि अंश और हर हम दोनों में गुणा कर देते हैं, अंश में 1 + sin थीटा × 1 + sin थीटा। देख रहे हैं 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाता है 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर अपान हर में देख रहे हैं माइनस प्लस वर्गांतर बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं अंश में 2 घात है, वर्गमूल लेंगे तो 2 घात का वर्गमूल 1 घात में मिल जाएगा 1 + sin थीटा अपान अंडर रूट देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा काश स्क्वायर थीटा होगा। काश स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो देख रहे हैं 1 + sin थीटा अपान काश थीटा
अब हम दोनों पदों को अलग अलग बटे में कर लेंगे। देख रहे 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा। देख रहे 1/cos थीटा जानते हैं sec थीटा के बराबर होता है, और साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा। देख रहे sec थीटा प्लस tan थीटा, यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से देख रहे सिद्ध कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा प्रश्न नंबर 1 के अंगा पार्ट में दिया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके हमको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त, प्रश्न नंबर 1 का देख रहे हैं अंगा पार्ट, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले देख रहे एक वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या कह रहा 21 सेंटीमीटर, और केंद्र पर कह रहा जीवा 60 अंश का कोण अंतरित करती है। देख रहे हैं इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश का है। केंद्र मान लीजिए O है, जीवा AB है, त्रिज्या देख रहे 21 सेंटीमीटर दी है, केंद्र पर 60 अंश का कोण बन रहा है। हमको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देख रहे संगत वृत्तखंड ये हमारा मिलेगा। इस वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल याद करना है। तो देख रहे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r² इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। देख रहे इस फार्मूले में हमको मान रखना है, तो यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे r का मान 21 है, 21 का स्क्वायर इंटू पाई थीटा, थीटा देख रहे 60 अंश दिया है, बटे 360 अंश माइनस 1/2 साइन 60 अंश। देख रहे इसको सरल करते हैं, तो सरल करेंगे 21 का स्क्वायर 441 इंटू 60 से 360 काटेंगे। देख रहे 6 6 36, तो पाई बटे 6 माइनस 1/2। देख रहे साइन 60 का मान √3/2। अब देख रहे यदि लासा ले लें तो 441 इंटू देख रहे लासा लेंगे 6 4 का लासा 12 मिल जाएगा, 6 दुनाई 12, तो 2 पाई माइनस फिर देख रहे 4 3 12, 3√3। इसके बाद देख रहे हैं यदि ऊपर नीचे से कैंसिल करें, 3 चौको 12 और देख रहे 3 एकम 3 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 14 21, 3 सते 21, तो 147 इंटू 2 पाई माइनस 3√3 अपान 4 वर्ग इकाई। देखिए चाहे तो आप दशमलव में मान निकाल सकते हैं। पाई का मान 22/7 और √3 का मान 1.732 रख करके भी ज्ञात कर सकते हैं, और आंसर में आप इतना भी लिख सकते हैं। देख रहे यदि हम दशमलव में निकालें तो 147, और इसका देख रहे अंदर गुणा कर दें, 147 गुणे 2, पाई का मान 22/7, देख रहे 147 गुणे 2 गुणे 22/7 माइनस 147 गुणे 3√3/4। देख रहे सरल करेंगे, 7 से 147 को काटेंगे, 7 दुनाई 14, 7 एकम 7। इस प्रकार से देख रहे हैं 21 गुणे 22 दूनी 44 माइनस देख रहे 147 गुणे 3 गुणे √3 का मान 1.73/4। देखें और सरल करते हैं, 21 में 44 से गुणा करेंगे तो देखें इसका गुणनफल मिलेगा। देखें 4 एकम 4, 4 दुनाई 8, फिर 84, 4 8 4 12, 8 1 9, 924 माइनस देखें इन संख्याओं का यदि गुणा करें, 147 में पहले आप 3 से गुणा करेंगे, 147 गुणे 3 यदि करते हैं, 3 सते 21, और फिर देखें 3 चौको 12, 2 14 और 3 1 4, 4 से 41, और देख रहे हैं 1.73 से और गुणा होना है, 1.73। इसका गुणनफल 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, देख रहे 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30। इसके बाद 1 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 1 4 4। इस प्रकार से 3 7 2 9 और 8 3 11 1 12, 4 1 5 1 6,
और 4 3 7, देख रहे 2 अंक पर दशमलव है 762.93 और बटे देख रहे 4 है, 4 से भाग दे देंगे तो यही मान मिल जाएगा। 4 एकम 4, 3 7 36 हुआ, 4 9 36, फिर देख रहे 0.29 हुआ, 4 7 28, 1 13, 4 3 12, तो 190.73। देख रहे घटाएंगे 10 से 3 घटा 7, 9 से 7 घटाएं 2, बचा 3 से 0 घटेगा 3 और 2, 12 से 9 घटाएंगे 3, बचा 8 से 1 घटा 7, 733.27 वर्ग इकाई। तो ये मान आप दशमलव में लिख सकते हैं या रूट के रूप में लिखें तो यहाँ तक ये उत्तर लिखा जा सकता है। तो देख रहे हैं ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे 4 नंबर प्रायिकता का प्रश्न है। क्या एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा फर्स्ट कह रहा लाल है, सेकंड कह रहा हरा नहीं है। तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर 1 के चा को। देख रहे प्रश्न नंबर 1 के चा में, प्रश्न 1 का चा, एक डिब्बे में देख रहे हैं एक डिब्बा है, मान लीजिए एक डिब्बा लेते हैं और इस डिब्बे में 3 प्रकार के कंचे दिए हैं। कह रहा 4 लाल कंचे हैं, 4 लाल रंग के, 8 सफेद रंग के और 5 कह रहा हरे रंग के, 5 हरे रंग के हैं। तो कुल कंचों की संख्या यदि देखें तो कुल कंचे देखने मिल जाएंगे, कुल कंचे बराबर देख रहे 4 8 12 12 5 17, तो कुल कंचों की संख्या 17 मिल जाती है। आप देख रहे फर्स्ट पार्ट में हमको ज्ञात करना है, कह रहा इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है। तो लाल रंग का कंचा निकाले जाने के देख रहे हैं अनुकूल ढंग देखें तो इसमें आप देख रहे हैं लाल रंग के कुल 4 कंचे हैं जबकि टोटल 17 कंचे हैं। तो एक कंचा निकालने पर उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता देख रहे हैं, एक कंचा निकाले जाने पर, एक कंचा निकालने पर उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता, उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता देख रहे हैं अनुकूल ढंगों की संख्या बटे कुल ढंगों की संख्या। अनुकूल देख रहे हैं लाल कंचे 4 हैं जबकि टोटल कंचे 17 हैं, तो एक लाल रंग का कंचा निकाले जाने की प्रायिकता 4 बटे 17 के बराबर होगी। फिर देख रहे हैं सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, सेकंड में देख रहे हैं कह रहा है कि हरा नहीं है। देख रहे हैं हरा नहीं है, यदि हरा नहीं होगा तो या तो लाल होगा या सफेद होगा, यानी 8 4 12 में से कोई एक कंचा मिलेगा। हरा नहीं होने की, हरा नहीं होने की प्रायिकता बराबर देख रहे हैं अनुकूल ढंगों की संख्या। अनुकूल हरे नहीं में देख रहे हैं 4 लाल होंगे या 8 सफेद होंगे, अर्थात अनुकूल ढंगों की संख्या 12 मिलेगी जबकि कुल देख रहे हैं 17 है, तो हरा नहीं होने की प्रायिकता 12 बटे 17 के बराबर मिलेगी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पहले भाग में देख रहे हैं 4 बटे 17 और दूसरे भाग में 12 बटे 17। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है, हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे में देखिए कह रहा किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए जिसका का पार्ट है 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देख रहे 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को क्या स्पर्श करती है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न 2 का देख रहे हैं इसमें कह रहा किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। तो किन्हीं 5 भागों को हल करना होता है। प्रश्न नंबर 2 में 2 संकेंद्री वृत्त हैं। देख रहे हैं एक संकेंद्री वृत्त, मान लीजिए एक वृत्त ये है और दूसरा इसी का संकेंद्री वृत्त है। इस प्रकार से ये 2 वृत्त दिए हैं, दोनों का केंद्र एक ही है, तभी देख रहे हैं संकेंद्री कहलाएंगे। वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये मान लीजिए बड़े वृत्त की जीवा है, इसका नाम हम ए बी दे देते हैं, जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। देख रहे हैं इस बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या है
देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है। हमको ज्ञात करना है उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई अर्थात ए बी की माप हमको निकालना है। हम जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, उसके अनुसार ये कोण P 90 अंश का मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम AP निकाल लेंगे, फिर AP का दूना कर देंगे तो देख रहे हैं AB की माप मिल जाएगी। इसके लिए समकोण त्रिभुज APO में या OPA में, समकोण त्रिभुज OPA में देख रहे हैं पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। चूंकि 90 के सामने देख रहे हैं कर्ण दिया है और लंब आधार निकालना है, AP स्क्वायर बराबर बनेगा OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। देख रहे हैं मान रख देते हैं। OA की माप देख रहे हैं 7.5 है, 7.5 का स्क्वायर माइनस OP 4.5 का स्क्वायर। वर्गांतर का फार्मूला लगाएं, देख रहे हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक ब्रैकेट प्लस के साथ लिख देंगे और दूसरा ब्रैकेट माइनस के साथ। आप देख रहे हैं सरल कर लें, प्लस में देख रहे हैं जुड़ जाएगा 5 5 10, हासिल 1 मिला, 7 4 11 1 12, गुणे घटाएंगे 5 से 5 घटाएं 0 दशमलव, 7 से 4 घटाएंगे 3, 12 3 36। देख रहे हैं ये AP स्क्वायर मिला, AP निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल देख रहे हैं 6 मिल जाएगा। अतः जीवा की लंबाई AB बराबर 2 गुणे AP 2 गुणे 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बड़े वृत्त की जीवा AB का मान 12 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के खा में दिया है कि आकृति में QR अपान QS बराबर QT अपान PR और कोण 1 बराबर कोण 2 हैं, तो सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR है। तो ये हमको इसमें सिद्ध करना है। देख रहे हैं दिया है प्रश्न नंबर 2 का खा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का खा। चित्र देख रहे हैं, चित्र दिए हुई कंडीशन के अनुसार यदि हम बनाएं तो देख रहे हैं इसमें चित्र दिया है। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। देख रहे हैं त्रिभुज है और इस बड़े त्रिभुज का नाम दिया है TQR और इस TQ में देख रहे हैं एक बिंदु P इस प्रकार से लिया गया है। देख रहे हैं इस बिंदु का नाम यश है, दिया है। देख रहे हैं प्रश्न में दी हुई कंडीशन है। यदि हम दिया है लिखें या ज्ञात है कहें। देख रहे हैं प्रश्न में दिया है कि आकृति में QR अपान QS बराबर QT अपान PR और कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। ये कंडीशन दी है। कोण 1 का नाम देख रहे हैं Q को दिया गया है और कोण 2 का नाम देख रहे हैं PRS, ये हमारा कोण 2 है। सिद्ध करना है। सिद्ध करने में कह त्रिभुज PQS देख रहे हैं PQS को समरूप सिद्ध करना है TQR के। हमको इसमें सिद्ध करना है देख रहे हैं सिद्ध करेंगे त्रिभुज PQS। देख रहे हैं त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, ये हमको इसमें सिद्ध करना है। देख रहे हैं उत्पत्ति। देख रहे हैं त्रिभुज में आकृति में दिया है QR अनुपात QS। देख रहे हैं QR और QS का अनुपात बराबर दिया है QT और PR के अनुपात के। सबसे पहले तो हम त्रिभुज PQR में यदि देखें, देख रहे हैं त्रिभुज PQR में देख रहे हैं कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया हुआ है। इसका अर्थ है कि अगर दो कोण बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। एक की सम्मुख देख रहे हैं PR है और 2 की सम्मुख PQ है, तो PR बराबर मिल जाएगा PQ के। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं देख रहे हैं, ये कंडीशन हमारा त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती हैं। समान कोण की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं। इसके बाद आप देख रहे हैं दी हुई कंडीशन को यदि हम लें, दिया है QR चूंकि QR अपान QS इक्वल टू QT
अपान पी आर। देख रहे पी आर की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे, देख रहे पी आर और पी आर बराबर पी क्यू मिला है। अब आप देख रहे हैं आकृति में यदि देखें क्यू आर अनुपाते क्यू एस बराबर क्यू टी अनुपाते क्यू पी दिया है और कोण एक देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात भुजाओं को बनाने वाला कोण संगत भुजाएं समानुपाती हैं और उनके मध्य का कोण समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देख रहे हैं क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान कोण क्यू और कोण एक बराबर कोण एक, क्योंकि उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा। देख रहे पी क्यू एस के संगत टी क्यू आर, टी त्रिभुज टी क्यू आर, यही हमको इसमें सिद्ध करना है, प्रूव्ड। ठीक है, ये हमको इसमें सिद्ध करके लाना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का गा भाग। देखिए 2 के गा में दिया है क्या एपी 21, 18, 15 एंड सो ऑन के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के गा को। देख रहे प्रश्न नंबर 2 के गा में समांतर श्रेणी दी है। प्रश्न नंबर 2 का गा देख रहे समांतर श्रेणी है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, क्या इसके कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो जाए। मान लेंगे माना n पद लिए जाएं, n पद लिए जाएं कि इन n पदों का योग कह रहा है यश n बराबर -81 हो जाए। तो देख रहे हैं यश n बराबर -81। अब इसमें हमको पदों की संख्या निकालना है। देख रहे हैं प्रथम पद a बराबर 21, सार्वांतर d निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद 18 - 21, देख रहे हैं 18 से 21 घटाएंगे तो माइनस में 3 मिल जाएगा। n ज्ञात करना है और यश n बराबर देख रहे हैं -81 दिया है। अब हम n पदों के योग का यदि सूत्र लगाएं तो देख रहे हैं यश n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देख रहे फार्मूले में मान रख देंगे, यश n है -81 बराबर n ज्ञात करना है 2 इंटू ए, प्रथम पद देख रहे हैं 21 है प्लस n-1 इंटू डी का मान देख रहे हैं -3 है। अब इसको हम सरल करेंगे, 2 देख रहे हैं पक्षांतर कर लें तो 2 हमारा गुणा में मिल जाएगा -81 गुणे 2 बराबर n इंटू 21 दूनी 42, देख रहे हैं -3 से गुणा करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एकम 3। अब देख रहे हैं 2 2 अट्ठे 16 -162 बराबर देख रहे हैं n इंटू 42 + 3 45 -3n, देख रहे हैं n का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे 45n -3n स्क्वायर। आप देख रहे हैं सारे पदों को पक्षांतर करके यदि एक और कर लें 3n स्क्वायर -45n -162 बराबर 0। आप देख रहे हैं प्रत्येक पद से संख्या 3 कॉमन मिल रही है, 3 कॉमन कर लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 15 × 3 = 45 15n माइनस फिर देख रहे हैं 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 बराबर 0। अब देख रहे हैं 3 को पक्षांतर करेंगे तो 0/3 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार से n स्क्वायर -15n, देख रहे हैं n स्क्वायर -15n और -54 बराबर 0, -54 बराबर 0 एक द्विघात बन जाता है। 54 के ऐसे 2 खंड लाना है कि घटाने पर देख रहे 15 के बराबर मिले। तो देख रहे हैं 18 × 54 तो n स्क्वायर -18n प्लस 3n -54 बराबर 0। आप देख रहे हैं 2 का हम समूह बनाकर कॉमन करेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं n कॉमन किए तो n -18, दूसरे से 3 कॉमन करेंगे तो n -18 बराबर 0। देख रहे हैं n -18 दोनों से कॉमन कर लेंगे तो n + 3 बराबर 0। आप देख रहे हैं दोनों पदों को यदि हम एक एक बार 0 के बराबर लेते हैं, यदि n -18 बराबर 0, n -18 बराबर 0 तो n बराबर 18 और यदि n + 3 बराबर 0 तो देखें n बराबर -3। यह मान हमारा अग्राह्य होगा क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए अवशिष्ट पदों की संख्या n बराबर 18 होगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा, अर्थात 18 पदों का योग -81 के बराबर होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 का घात तेरा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। देख रहे हैं बढ़िया सवाल आया हुआ है। शून्य पहले निकालने हैं, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का घा भाग। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का घा दिया है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के कह रहा शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है। सबसे पहले इसके हम शून्यक निकालते हैं। देख रहे हैं इसका गुणनखंड करेंगे। 21 के ऐसे दो खंड करना है कि जोड़ने पर 10 के बराबर मिले। तो देख रहे हैं 7 3 21 और 7 3 10। इस प्रकार से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21। अब हम दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं x की एक घात कॉमन करेंगे तो x प्लस 7 प्लस दूसरे समूह से 3 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 7। आप देख रहे हैं x प्लस 7 दोनों से कॉमन मिल जाएगा तो शेष बचता है x प्लस 3। दोनों पदों को यदि एक एक बार 0 के बराबर कर देंगे तो दोनों शून्यकों के मान मिल जाएंगे। देख रहे हैं यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर -7 और यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक अतः द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक। देख रहे हैं एक शून्यक -7 मिला, दूसरा -3। तो ये तो हमारे प्रश्न का एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को स्थापित करेंगे। देख रहे हैं शून्यकों का योगफल यदि लिखें, शून्यकों का योगफल। देख रहे हैं शून्यकों का योगफल यदि किया जाए, एक शून्यक -7 है, दूसरा शून्यक -3 है। -7 -3 मिलकर के देख रहे हैं -10 और -10 को हम लिख सकते हैं -10/1। इस प्रकार से देख रहे हैं -10 अगर देखें तो 10 यहाँ देख रहे हैं x का गुणांक है और एक हमारा x स्क्वायर का गुणांक है तो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। देख रहे हैं ये शून्यकों का योगफल का मान मिला जो कि सत्यता को दर्शाता है। शून्यकों का योगफल। इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल यदि निकालें, देख रहे हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का आपस में गुणा करेंगे तो -7 इंटू -3। देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 7 3 21। 21 यदि द्विघात बहुपद में देखें अचर पद है और बटे 1 हम लिख ही सकते हैं तो ये मिल जाएगा अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा शून्यकों का गुणनफल मिलता है, शून्यकों का गुणनफल। इस प्रकार से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच होती है। अतः इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के संबंध, देखिए यही ज्ञात करना था, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच। तो इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के संबंध की जांच होती है। देख रहे हैं यही हमको करना था, तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम अगले प्रश्न को देखें, देख रहे हैं अंगा नंबर में दिया है, कह रहा किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं दैनिक मजदूरी वर्गंतराल के रूप में और श्रमिकों की संख्या दी है, हमको इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। प्रश्न नंबर 2 का अंगा भाग। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के अंगा भाग में दिया है, सबसे पहले देख रहे हैं दैनिक मजदूरी जो कि वर्ग अंतराल के रूप में है। पहला 500 से 520, दूसरा देख रहे हैं 520 से 540, तीसरा 540 से 560, फिर 560 से 580,
इसके बाद देख रहे हैं 580 से 600, 580 से देख रहे हैं 600, ये दैनिक मजदूरी है। इसके बाद देख रहे हैं यदि माध्य का हम इसका मध्यमान निकालें, मध्यमान का एक कॉलम बनाएं, मध्यमान, मध्यमान जानते हैं उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा दें। देख रहे हैं 520 से 500 घटाएंगे 20 मिलेगा, 20 का आधा कर दें 10, और सभी निम्न सीमाओं में 10 10 जोड़ दें तो मध्यमान मिल जाएगा। देख रहे हैं 510, 520 में 10 जोड़ेंगे 530, फिर 550, 570 और 580 में 10 जोड़ेंगे 590। तो देख रहे हैं ये मध्यमान के मान मिलेंगे। इसके बाद श्रमिकों की संख्या अर्थात बारंबारता दी हुई है, और चाहें तो आप लघु विधि का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं, उससे कैलकुलेशन आसान होगा। देख रहे हैं हम लघु विधि से इसको निकालते हैं। मध्यमान यक्स, विचलन डी निकाल लेंगे, डी बराबर जानते हैं यक्स माइनस ए। इसमें मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य ए बराबर, मध्यमान में देख रहे हैं इस मध्य की संख्या को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, तो माना ए बराबर, देख रहे हैं ए बराबर 550 लिख लेंगे ऊपर, माना कल्पित माध्य ए बराबर 550। अब देख रहे हैं विचलन डी का मान निकालेंगे, 510 माइनस 550, तो देख रहे हैं माइनस 40 मिल जाएगा, 530 माइनस 550 माइनस 20, 550 से 550 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 570 से 550 घटाएंगे 20, 590 से घटाएंगे देख रहे हैं 40, और फिर देख रहे हैं श्रमिकों की संख्या अर्थात बारंबारता दी है, बारंबारता है एफ। देख रहे हैं एफ का मान दिया है, पहले वर्ग अंतराल की 12 है, दूसरे में देख रहे हैं 14 है, तीसरे की 8 है, चौथे में 6 है, पांचवे में 10 है। एफ गुणे डी का एक कॉलम और बनाएंगे, एफ गुणे डी। देख रहे हैं इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 12 चौक 48, माइनस में 480, देख रहे हैं 14 दूनी 28 माइनस 280, 0 में गुणा होगा 0, 6 दुनाई 12 120, और 40 दाम 400। अब इसके बाद हम देख रहे हैं बारंबारताओं का योग निकालेंगे, सिग्मा एफ। देख रहे हैं बारंबारताओं को यदि हम जोड़ें तो 2 4 6, 6 8 14, 14 6 20, हासिल 2 मिला, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। देख रहे हैं सिग्मा एफ 50। अब हम सिग्मा एफ डी बराबर यदि निकालें तो देख रहे हैं माइनस वाली संख्याओं को हम अलग जोड़ लेंगे और प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ें, तो देख रहे हैं माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो माइनस वाली संख्याओं का जो योग मिल जाएगा, देख रहे हैं 0, माइनस वाली संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो देख रहे हैं माइनस 0, 8 8 16 और 4 2 6 1 7 माइनस 760, और प्लस वाले में देखिए जोड़ेंगे तो 4 1 520, और प्लस माइनस घट जाएगा तो सिग्मा एफ डी अगर निकालें, देख रहे हैं 0, 6 से 2 घटाएं 4, 7 से 5 घटाएं 2, तो माइनस में 240 मिल जाएगा, माइनस 240। अब देख रहे हैं फार्मूले में मान रख देंगे, माध्य एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, मान रख लेंगे। ए कल्पित माध्य देखिए हमने 550 माना था, प्लस सिग्मा एफ डी मिला माइनस 240 बटे सिग्मा एफ 50, एक 0 कैंसिल कर देंगे। देख रहे हैं 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, तो माइनस 4.8, 550 माइनस 4.8। देख रहे घटाएंगे तो घटाने पर मान मिल जाएगा 10 से 8 घटा 2 दशमलव। आप देख रहे हैं यहाँ 9 बचेगा, 9 से 4 घटाएं 5 बचा 4, 545.2 इसका माध्य मिलेगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा x बार इक्वल टू 545.2। तो ये हमारा इस प्रश्न नंबर 2 के अंगा का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का क्या दिया है, क्या निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक तथा माध्यक, देख रहे दोनों इसमें पूछा है, माध्यक भी बहुलक भी निकालना है और माध्यक भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के चा को। देख रहे 2 के चा का पहला भाग यदि देखें तो इस पर देख रहे हैं सारणी बनी हुई है। प्रश्न नंबर 2 का चा, देख रहे प्रश्न 2 का चा, देखिए सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हैं। पहला कॉलम वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, देख रहे हैं वर्ग अंतराल क्रमशः दिए हैं 65 से 85, फिर 85 से 105,
देख रहे हैं 65 से 85 वर्ग अंतराल है, 65 से 85, फिर 85 से 105, इसके बाद फिर देख रहे हैं 105 से 125, 105 से 125, 125 से 145 और फिर 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, ये वर्ग अंतराल है। फिर देख रहे हैं इसकी बारंबारता दी हुई है, बारंबारता देख रहे हैं बारंबारताएं क्रमशः दी हुई हैं। पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता आप देख रहे हैं क्रमशः 4, 5, 13, 4, 5, 13, इसके बाद 20, 14, 8, 20, 14, 8, 4, देख रहे हैं ये बारंबारता के मान हैं। और सबसे पहले इसमें हम बहुलक की गणना करते हैं। देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे अधिक बारंबारता को हम देखेंगे। देख रहे इसमें सबसे अधिक बारंबारता, देख रहे सबसे बड़ी बारंबारता 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग 125 से 145 होगा। और बहुलक वर्ग की बारंबारता आप जानते हैं F1 कहलाती है और उससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 और बाद के वर्ग की बारंबारता F2 कहलाती है। तो इस प्रकार से बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम L से प्रदर्शित करते हैं। और वर्ग अंतराल की माप देखें तो 145 और 125 का अंतर निकाल लेंगे तो वो हमारा h का मान होगा। तो देख रहे हैं अगर h बराबर निकालें तो 145 माइनस 125, देख रहे हैं घटाएंगे तो घटाने पर इसमें मान मिल जाएगा 0, 4 से 2 घटाएं 2, देख रहे हैं h बराबर 20 मिल जाएगा। लिखेंगे चूंकि सबसे अधिक बारंबारता देख रहे सबसे अधिक बारंबारता 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग 125 से 145 होगा। देख रहे ये बहुलक वर्ग का मान मिलेगा। इसके बाद हम बहुलक वर्ग की देख रहे निम्न सीमा F1, F0, F2। अब हम बहुलक का सीधे फार्मूला लगाएंगे। बहुलक जानते हैं बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देख रहे इस फार्मूले में मान रख देंगे। L का मान देख रहे दिया है, L बराबर 125 मिला है, प्लस F1 का मान 20 है, माइनस F0 13 है, अपान 2F1 तो 2 गुणे 20 माइनस F0 13 माइनस F2 देख रहे 14 है गुणे H 20। अब इसको हम सरल करेंगे तो देख रहे सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा 125 प्लस देख रहे 20 से 13 घटाएंगे 7 बटे 20 दुनाई 40 माइनस देख रहे 13 14 जोड़ेंगे 13 दुनाई 26 1 27 गुणे 20। इस प्रकार से 125 प्लस देख रहे 7 में 120 से गुणा करेंगे 7 दुनाई 14 140 बटे और 40 से 27 घटाते हैं, देखिए 27 3 30 10 40 अर्थात 13 मिल जाएगा। अब 13 का भाग यदि हम 140 में दें तो देख रहे ये बराबर मिलेगा 13 1 कम 13 1 14 10 होता है तो 0 बार गया 100 हो गया 13 सत्ते 91 तो लगभग देखिए 10.7 125 में 10.7 जोड़ेंगे तो बहुलक बराबर मिल जाएगा। इसलिए बहुलक बराबर आता है बहुलक बराबर देखिए 125 में 10.7 जोड़ेंगे तो 135.7। देख रहे ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें यदि इसी सारणी से हम माध्यक का मान निकालें तो माध्यक निकालने के लिए हमको एक कॉलम की और आवश्यकता पड़ेगी। संचयी बारंबारता का एक कॉलम और बनाएंगे। देख रहे संचयी बारंबारता का एक कॉलम हमको और बनाना है तो देख रहे पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती है। फिर देख रहे 4 + 5 9 मिल जाएगा 13 9 22 22 में 20 जोड़ देंगे 42 42 में 14 जोड़ेंगे देख रहे 42 4 46 10 56 56 में 8 जोड़ दिए 56 8 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे 64 4 70 तो देख रहे हैं अंतिम संचयी बारंबारता 70 मिलती है। और यदि हम बारंबारताओं का योग निकालें
देख रहे हैं 4 8 12, 12 में 14 जोड़ेंगे तो 12 4 16, 10 26, 26 में 20 जोड़ दिए 46, में 13 जोड़ेंगे तो 46 10 56 3 59 5, देख रहे हैं 59 और 5 मिल करके ये आपके 64 4 68। देख रहे एक बार पुनः जोड़ते हैं, 4 + 8 12, 12 में 14 जोड़ दिए, 12 4 16, 16 10 26 और 26 20 मिल करके देख रहे हैं 46 10 56 3 59 और 59 5 64 4 68 के बराबर मिलता है। देख रहे हैं यहाँ पर भी 64 + 4 68 के ही बराबर आता है। इस प्रकार से बारंबारताओं का योग देख रहे हैं n बराबर जो प्राप्त हुआ, n बराबर 68। अब हम n/2 का मान निकालते हैं। देख रहे हैं n/2 का मान निकालेंगे, n/2 देख रहे हैं 68/2, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, देख रहे हैं बराबर 34 मिलता है। 34 हमको देखना है संचयी बारंबारता में किस संख्या के अंतर्गत है। 34 देख रहे हैं 42 के अंतर्गत मिलेगा। 34 आप देख रहे हैं 42 के अंतर्गत है, लिख देंगे जो कि संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत है, 42 के अंतर्गत है। इसलिए इसमें भी देख रहे हैं माध्यक वर्ग 125 से 145 ही होगा। अतः माध्यक वर्ग 125 से 145 होगा। आप देख रहे हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा का मान मिल जाता है, L बराबर 125, माध्यक वर्ग की बारंबारता F बराबर 20, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता देख रहे हैं 22 मिल जाएगी, CF बराबर 22 और इसके बाद n/2 देख रहे हैं 34 मिला ही है, H बराबर 20 मिल जाएगा। 145 और 125 का अंतर। अब यदि हम माध्यक का सूत्र लगाएं, देख रहे हैं माध्यक का फार्मूला है माध्यक बराबर, देख रहे हैं माध्यक बराबर L + n/2 - CF अपान F इंटू H। देख रहे हैं इस फार्मूले में मान रख देंगे। फार्मूले में मान रखने पर L 125 + n/2 देख रहे हैं 34 मिला है, माइनस CF का मान देख रहे हैं 22 है, बटे F का मान देख रहे हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता 20, F का मान 20 है, 20 इंटू H का मान भी देख रहे हैं 20 है, तो 20 से 20 कैंसिल कर देंगे। 125 + 34 से 22 घटाएंगे, 22 10 32 2 34 देख रहे हैं 12 मिल जाता है। 125 में 12 जोड़ देंगे तो माध्यक बराबर 25 10 35 2 37 देख रहे हैं 137 मिलेगा। इस प्रकार से माध्यक 137 और बहुलक देख रहे हैं 135.7 मिलेगा। तो ये हमारे दोनों बहुलक और माध्यक के क्रमशः मान होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं प्रश्न 3 में दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो इसमें मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y, इसलिए संख्या बराबर बन जाएगी 10x + y। आप देख रहे हैं चूंकि प्रश्नानुसार संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। संख्या 10x + y और अंकों को उलटने पर बनी संख्या में देख रहे हैं x y आपस में बदल जाएंगे, 10y + x और इन दोनों का योगफल 99 के बराबर है। 10x + x मिलकर के 11x, फिर देख रहे हैं 1y + 10y मिलकर के 11y बराबर 99। देख रहे हैं 11 कॉमन कर लें तो 11 कॉमन करेंगे, x + y बराबर 99। अब देख रहे हैं 11 पक्षांतर करेंगे तो 11 से 99 काट देंगे, 11 9 99, तो x + y बराबर 9। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। दूसरा कह रहा अंकों का अंतर 5 है। दूसरी शर्त के अनुसार अंकों का अंतर ये कह रहा 5 के बराबर है। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। दोनों को जोड़ देंगे, y देख रहे हैं प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x + x 2x 9 5 14, तो देख रहे हैं x बराबर 14/2, 2 7 14, देख रहे हैं x बराबर 7। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में
यक्ष का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो यक्ष 7 मिला है, 7 प्लस वाई बराबर 9 या y बराबर 9 माइनस 7 और 9 से 7 घटाते हैं 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से संख्या बन जाती है। अतः संख्या देख रहे हैं हमने दहाई का अंक यक्ष माना था, दहाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 2 है, तो संख्या बन गई 72। तो एक तो ये संख्या मिल जाती है। प्रश्न कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो देख रहे हैं ऐसी 2 संख्याएं होंगी 72 या इसका व्युत्क्रम कर दें 27। अतः संख्या 72 या 27 होगी। तो देख रहे हैं ऐसी 2 संख्याएं हैं, ऐसी 2 संख्याएं हैं। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें प्रश्न नंबर 3 के अथवा में दिया है, क्या एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यदि हम मान लें कि निर्मित बर्तनों की संख्या यक्ष है और प्रत्येक नग अर्थात एक बर्तन की कीमत y रुपये है। देखिए मान लेते हैं, माना प्रश्न संख्या 3 का अथवा, देख रहे हैं प्रश्न 3 का अथवा मान लेते हैं, माना नगों की संख्या या कहें बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या बराबर यक्ष और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर y है। आप देख रहे हैं प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, हमने प्रत्येक नग की निर्माण लागत y माना है, तो प्रश्नानुसार नग की निर्माण लागत देख रहे हैं y है और यह y बराबर है क्या उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, बर्तनों की संख्या हमने यक्ष माना है, इसके 2 गुने से 15 अधिक थी। तो ये नग की लागत 15 अधिक थी, 15 जोड़ देंगे तो y बराबर 2x प्लस 15। देख रहे हैं हमारा एक समीकरण यह बन जाता है। फिर दूसरा कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या, देख रहे प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्तानुसार यक्ष गुणे y बराबर 2250। देखिए y का मान समीकरण 1 से रख लेते हैं, 2x प्लस 15 बराबर 2250। देख रहे हैं यक्ष का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 15x, 2250 पक्षांतर करेंगे तो देख रहे हैं एक द्विघात समीकरण बन जाता है। यहाँ पर 2250 और 2 के गुणनफल कि ऐसे 2 खंड लाना है कि घटाने पर 15 के बराबर मिलें। तो देख रहे हैं यदि हम 2250 के पहले गुणनखंड निकाल लें तो देख रहे हैं 2250 के यदि गुणनखंड निकालेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, 1 1 2 5, फिर देख रहे हैं यदि 5 से विभाजित कर देते हैं, 5 दुनाई 10, फिर देख रहे हैं 5 दुनाई 10, 5 पचा 25, फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 चौको 20, 5 नवा 45, फिर देख रहे हैं 5 नवा 45। इस प्रकार से 9 के खंड 3 गुणे 3, तो इस प्रकार से देख रहे हैं खंड मिल जाते हैं और पहले देख रहे हैं एक संख्या 2 दी ही है। इस प्रकार से इन संख्याओं को मिला करके ऐसे 2 खंड करना है कि घटाने पर 15 के बराबर हो। देख रहे हैं इसमें खंड मिल जाएंगे, देखें 5 5 3 यदि एक साथ कर लें, 5 पचा 25 75 और शेष खंडों में देखें 5 दुनाई 10 और 10 त्याई 30, 30 दुनाई 60, तो 75 और 60 2 खंड होंगे। 2x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 60x माइनस 2250 बराबर 0। अब देख रहे हैं 2 का समूह बना करके यदि हम कॉमन कर लें, पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन मिल जाएगा तो 2x प्लस 75 माइनस दूसरे समूह से देख रहे हैं
संख्या हमारी 30 कामन मिल जाएगी। 30 दुनाई 60, देख रहे हैं 2 यक्स प्लस, फिर 30 से भाग देंगे, 0 कट गया, 3 सते 21, 3 पचे 15 बराबर 0। तो देख रहे हैं 2x प्लस 75 दोनों से कामन मिल जाएगा। शेष बचा x माइनस 30 बराबर 0। दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। यदि 2x प्लस 75 बराबर 0, तो देख रहे हैं 2x बराबर माइनस 75 या x बराबर माइनस 75/2। क्योंकि x हमने बर्तनों की संख्या मानी थी जो कि निगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए ये मान अग्राह्य है। दूसरे को यदि x माइनस 30 बराबर 0 लेंगे तो देख रहे हैं x बराबर 30, अतः बर्तनों की संख्या 30 मिल जाएगी। और प्रत्येक नग की लागत देख रहे हैं y मानी गई थी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 है y बराबर 2x प्लस 15, तो 2 गुणे x का मान 30 प्लस 15। देख रहे इसको हल करेंगे तो 30 दुनाई 60 प्लस 15 बराबर 75। इस प्रकार से x बराबर 30 और y बराबर 75, तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें अगले प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4, क्या एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। √3 बराबर करा 1.732 का प्रयोग कीजिए। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः करा 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं प्रश्नानुसार प्रश्न नंबर 4, एक नदी के पुल से, देख रहे हैं एक नदी है, मान लीजिए AB एक नदी है और इस पर एक पुल स्थित है जिसकी किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई 5 मीटर दी है। नदी की हमको चौड़ाई ज्ञात करना है, जबकि पुल से देखने पर अवनमन कोण कह रहा है, अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। एक और 30 अंश और दूसरे ओर 45 अंश है। देख रहे हैं इनका अवनमन कोण देखें तो इसी का एकांतर कोण 30 अंश का 30 अंश मिल जाएगा और दूसरी साइड देख रहे हैं 45 अंश मिल जाएगा। इन बिंदुओं का नाम C और D दे देते हैं। तो यदि C की A से दूरी को हम x मान लें और B से C की दूरी को y, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं और देख रहे हैं इस पुल की ऊंचाई 5 मीटर दी हुई है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ACD में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार अर्थात CD अपान AC। देख रहे हैं tan 30 का मान 1/√3 बराबर CD देख रहे हैं 5 है और AC x है, तिरछा गुणा कर देंगे तो तिरछा गुणा करने पर देख रहे हैं यही मिल जाएगा, x बराबर 5√3 और √3 का मान देख रहे हैं प्रश्न में दिया है, क्या √3 बराबर 1.732 का प्रयोग कीजिए। तो √3 का मान रख देते हैं 5 गुणे 1.732। देख रहे हैं 5 से गुणा करेंगे, 5 दुनाई 10, 5 तेईं 15, 1 16, 5 सत्ते 35, 1 36 और 5 1 कम 5, 3 8। ये हमारा x का मान मिल जाता है। और इसके बाद हम समकोण त्रिभुज BCD में यदि देखें तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में देख रहे हैं समकोण त्रिभुज BCD में tan 45 अंश बराबर लंब देख रहे हैं CD अपान आधार BC। tan 45 अंश का मान 1, CD 5 मीटर है, BC हमने y माना है, तो इस प्रकार से y बराबर 5 ये दूसरा समीकरण मिल जाता है। अतः नदी की चौड़ाई, अतः नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस y। देख रहे हैं x की माप 8.66 प्लस y 5 है, दोनों को जोड़ लेंगे तो देख रहे हैं 8.66 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13.66 मीटर
ये नदी की चौड़ाई मिलेगी और यही हमको ज्ञात करना था। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दिया है प्रश्न नंबर 4 का अथवा कह रहा सिद्ध कीजिए काश ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान काश ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोशिक ए प्लस कॉट ए। तो ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के अथवा को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के अथवा में दिया है प्रश्न नंबर 4 का अथवा, प्रश्न 4 का अथवा देख रहे इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है कॉस ए माइनस साइन ए, काश ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान काश ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू सिद्ध करना है कोशिक ए प्लस कॉट ए। हमको कोशिक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करके लाना है। देख रहे चूंकि कोशिक ए प्लस कॉट ए में लाना है। कोशिक ए जैसा कि जानते हैं 1 अपान साइन ए और कॉट ए काश ए अपान साइन ए, इसलिए इन पदों को हम कोशिक और काट में बदलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग दे देंगे। अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर देख रहे हैं अंश और हर में यदि साइन ए से भाग दे दिया जाए तो यही बराबर मिल जाएगा काश ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए अपान देख रहे इसी प्रकार हर में काश ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। देख रहे साइन ए से साइन ए कैंसिल कर देंगे और इस प्रकार से देख रहे हैं यही मान हमारा मिल जाएगा। काश ए बटे साइन ए जानते हैं काट ए होता है माइनस देख रहे 1 और 1 अपान साइन ए कोशिक ए। इसी प्रकार देख रहे हैं हर में लिखेंगे काश ए अपान साइन ए काट ए प्लस 1 माइनस कोशिक ए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं काट ए प्लस कोशिक ए को यदि हम पास पास लिख लें काट ए प्लस कोशिक ए माइनस 1 और 1 का मान यदि हम सर्वसमीका से लिखें हम जानते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू कोशिक स्क्वायर ए होता है। तो देख रहे हैं हमारे पास ये सर्वसमीका है। चूंकि 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोशिक स्क्वायर ए और इससे काट स्क्वायर ए पक्षांतर करेंगे तो कोशिक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो इस 1 का यदि हम मान रख दें तो देख रहे हैं 1 बराबर मिल जाएगा इस सर्वसमीका से कोशिक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए अपान कॉट ए प्लस 1 माइनस कोशिक ए। आप देख रहे हैं इसमें यदि हम वर्गांतर का फार्मूला लगाएं एक ब्रैकेट प्लस में मिल जाएगा और एक ब्रैकेट माइनस में। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर कॉट ए प्लस कोशिक ए माइनस एक ब्रैकेट प्लस में लिख देते हैं कोशिक ए प्लस कॉट ए और देख रहे हैं दूसरा ब्रैकेट माइनस में कोशिक ए माइनस कॉट ए अपान देख रहे हैं हर हमारा सेम उतार लेंगे काट ए माइनस कोशिक ए को पहले लिख लेते हैं प्लस 1। आप देख रहे हैं अंश के दोनों पदों से यदि देखें तो काट ए प्लस कोशिक ए और काट ए प्लस कोशिक ए कॉमन मिल जाएगा। तो इस पद को हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के पश्चात देख रहे हैं यही बराबर हमारा मिलेगा काट ए प्लस कोशिक ए को हम कॉमन करते हैं काट ए प्लस कोशिक ए और जो शेष बचता है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो देख रहे हैं काट ए प्लस कोशिक ए कॉमन मिल गया तो यहाँ एक बचेगा माइनस और दूसरे से देख रहे हैं कोशिक ए प्लस काट ए कॉमन मिल गया तो कोशिक ए माइनस कॉट ए बचेगा कोशिक ए माइनस कॉट ए अपान हर में देख रहे हैं दिया है काट ए माइनस कोशिक ए प्लस 1 काट ए माइनस कोशिक ए प्लस 1। आप देख रहे हैं यदि अंश में दूसरे ब्रैकेट में ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट लगा है यदि इसको हम हटाएं काट ए प्लस कोशिक ए
इंटू देख रहे हैं 1 माइनस कोशेक ए और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस काट ए अपान काट ए माइनस कोशेक ए प्लस 1। तो इस प्रकार से देख रहे हैं काट ए माइनस कोशेक ए प्लस 1 ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो शेष बचता है काट ए प्लस कोशेक ए। देख रहे हैं यही प्रश्न की राइट हैंड साइड दी हुई है, तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रश्न सिद्ध हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देख रहे हैं पांचवें प्रश्न में दिया है, हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में क्या भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं एक 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं चूंकि घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, और तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे 7/2 सेंटीमीटर मिल जाएगी। इसके बाद संपूर्ण ठोस का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ब्लॉक है, तो यदि हम घनाकार ब्लॉक इस प्रकार से बनाएं, देख रहे हैं ये घनाकार ब्लॉक दिया हुआ है और इसके ऊपर क्या एक अर्धगोला रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं एक अर्धगोला इसके ऊपर जब रखेंगे तो ये आकृति हमारी इस प्रकार से बन जाएगी। इसके ऊपर ये एक अर्धगोला देख रहे हैं, इस प्रकार से इसके ऊपर जो है एक ये अर्धगोला इस प्रकार से रख देंगे, तो अर्धगोला में से देख रहे हैं यहाँ पर घन के 5 फलक तो पूरे पूरे दिखाई पड़ेंगे और 1/6वें फलक पर ये अर्धगोला रख दिया जाएगा। इसमें भी देख रहे हैं, इसमें चूंकि पूछा है इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले तो पूछ रहा भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो देख रहे हैं अर्धगोले का भुजा 7 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर अर्थात 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इस प्रकार से त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब हमको निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का देख रहे हैं पूछा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मिलेगा, देख रहे हैं घन के 5 फलकों का क्षेत्रफल, घन के 5 फलकों का या पृष्ठों का कहें, घन के 5 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस देख रहे हैं अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस देख रहे हैं जिस फलक पर अर्धगोला रखा है तो उस फलक का क्षेत्रफल से आप इस अर्धगोले के फलक के क्षेत्रफल को घटा देंगे, प्लस घन के एक फलक का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल। आप देख रहे हैं इनमें मान रख देते हैं, क्योंकि घन की भुजा यदि x है या a है तो घन के 5 फलकों का क्षेत्रफल 5a² मिलेगा। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr² प्लस घन के एक फलक का क्षेत्रफल भुजा a है a² बनेगा माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल अगर देख रहे हैं चूंकि अर्धगोला का जो पृष्ठ अर्धगोले का ये जो पृष्ठ घन के पृष्ठ में रखा है तो उसका क्षेत्रफल हमको घटाना है, और देख रहे हैं अर्धगोले का जो समतल पृष्ठ होगा वो वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे माइनस πr²। इस प्रकार से देख रहे हैं 5a² प्लस a² मिल करके 6a², 2πr² से πr² घटाएंगे πr², मान रख देते हैं 6 गुणे देख रहे हैं a का मान 7 दिया है 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान रख दें या पाई के रूप में ही लिखे रहें। r त्रिज्या देख रहे हैं, त्रिज्या मिली है 7/2, स्क्वायर है 2 बार गुना कर लेते हैं, तो इस प्रकार से 6 गुणे 7 का स्क्वायर 49 प्लस
पाई का मान देख रहे हैं 22/7, क्योंकि संख्या 7 से कट रही है, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 2 से 22 11 काट दिए, 6 नई का 54 और 6 चौको 24, 24 5 देख रहे हैं 29, 294 प्लस फिर देख रहे हैं 11 सते 77 बटे 2 काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, तो 294 में 38.5 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 0.5, 8 4 12, हासिल 1 जोड़ दिए 4, 4 9 4 13, 2 1 3, तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मिल जाएगा। अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं अगला प्रश्न दिया है 5 का, अथवा देख रहे हैं ये अंतिम प्रश्न होगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3√2 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई बराबर कह रहा 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न 5 का, अथवा देख रहे हैं प्रश्न 5 का, अथवा इस पर दिया है एक ठोस कह रहा है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो पहले हम प्रश्नानुसार चित्र बनाते हैं। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े कह रहा शंकु के आकार का है। देख रहे हैं ये अर्धगोला है और इस पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं चित्र दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं। त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर दी हुई है, r बराबर 3 सेंटीमीटर। इसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई कह रहा 3√2 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई का मान 3√2 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं नाम दे देते हैं ABCD। तो देख रहे हैं पाई का मान कह रहा 3.14 प्रयोग कीजिए। पाई बराबर 3.14 लेना है और इस ठोस का हमको आयतन निकालना है। आयतन के लिए देख रहे हैं शंकु की ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं तिर्यक ऊंचाई L बराबर दी हुई है। L बराबर है 3√2 सेंटीमीटर और त्रिज्या R बराबर है 3 सेंटीमीटर। हमको LH और R में फार्मूला जानते हैं, h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर होता है L स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हमको h का मान निकालना है। h स्क्वायर बराबर बन जाएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। देख रहे हैं मान रख देंगे। तो देख रहे हैं L का मान है 3√2 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9√2 का स्क्वायर 2, 9 दूनी 18 माइनस देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9, 18 से 9 घटाएंगे 9। तो इस प्रकार से h स्क्वायर बराबर 9, तो h बराबर मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है ठोस का आयतन। तो देख रहे हैं ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन शंकु का आयतन देखिए हम जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। मान रख देंगे 1/3 पाई का मान कह रहा 3.14 प्रयोग करना है। 3.14 गुणे r स्क्वायर। त्रिज्या देख रहे हैं 3 दी हुई है, तो 3 का स्क्वायर गुणे ऊंचाई देख रहे हैं 3 है प्लस 2/3 पाई का मान 3.14 गुणे r क्यूब, 3 का क्यूब यानी 3 गुणे 3 गुणे 3। देख रहे हैं एक 3 ऊपर नीचे से हम कैंसिल कर देंगे। इस पद में भी देख रहे हैं एक 3 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 का गुणा कर लें या 3.14 देख रहे हैं दोनों पद से कॉमन है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस देख रहे हैं 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 9 27। तो 3.14 गुणे 27 बराबर मिल जाएगा 3.14 गुणे 27। 27 का गुणा आप 3.14 में करेंगे। देख रहे गुणा करके देखते हैं 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 2 9, 7 त्रिक 21। इसके बाद देख रहे हैं 2 से गुणा कर देंगे, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 8, 8 दुनाई 16, 1 17 और 3 1 4, 6 2 8, दशमलव 2 अंक पर लगाएंगे तो 84.78 मीटर।
तो देख रहे सेंटीमीटर में बल्कि दिया है, तो ये ठोस का आयतन मिल जाएगा। ठोस का आयतन, देख रहे ठोस का आयतन बराबर 84.78 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं संकेतांक 822 BW का ये संपूर्ण हल है। आशा है कि आप प्रत्येक प्रश्न को स्टेप टू स्टेप हल समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या हो, किसी प्रकार का सुझाव है, तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक अपने शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।